हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हम सीखेंगे हिंदी की रीडिंग करना। जिन बच्चों को हिंदी की रीडिंग करनी नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं आपको स्लो रीडिंग कराने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपको एक एक वर्ड समझ आ सके। चैप्टर है 18 और इस चैप्टर का नेम है मंत्र। मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार द्वार के सामने खड़ी थी। तभी दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई गुड़क ना बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़ा देखकर भी बूढ़े का कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरजकर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाते हुए कहा, कल सवेरे आना। कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, इसने 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट का समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आना, कल सवेरे। यह हमारे खेलने का समय है। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा सोचता रहा कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेद अनुभव उसे अब तक ना हुआ था। बूढ़े को जब तक मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोंक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके स्वर्ग सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का बस यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में अमृतस्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश व धन कमाया और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य की
रक्षा भी की। 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर काम का समय नियत था, जिससे वे जो भर भी नहीं टलते थे। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला। बड़ा ही उदार विद्यालय का गौरव युवक समाज की शोभा आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी भरी घास व कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस व हुक्काम एक तरफ और कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। कैलाश एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव, इधर से उधर मेहमानों की आवभगत में लगा हुआ था। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानूंगी। तुम रोज कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। कैलाश ने देखा कि लोगों के सामने उसका इनकार करना मृणालिनी को बुरा लगा है। अतः उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर वह एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया और किसी को हाथ में लपेट लिया। कैलाश की गर्दन में सांपों का लिपटते देखकर मृणालिनी की जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही कैलाश से सांप दिखाने को कहा। तभी एक मित्र ने कहा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और
जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का कोई मंत्र भी नहीं है, इसके दांत दिखा दूं। इस पर दूसरा मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में लिया किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह हरगिज ना काटेगा। मृणालिनी ने देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो। देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका का समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर बड़े जोर से दबाई। सांप ने अब तक उसके हाथों का ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसे शायद भ्रम हो गया कि वह उसे मार डालना चाहता है, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। अब कैलाश ने उसकी गर्दन खूब जोर से दबाकर उसका मुंह खोल दिया। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। मित्रों की शंका का निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर सांप क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन ढीली पड़ते ही उसने कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू चक्कर हो जाता था। मित्रों में हलचल मच गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने को दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। वे उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। वह खड़ा ना रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। इतने में जड़ी पिसकर आ गई। मृणालिनी ने कैलाश की उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा करने लगा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़ें खाने लगी। एक महाशय का किसी
झाड़ने वाले से परिचय था। वे दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसकी मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो होना था हो चुका। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी आजीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते। एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंककर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू जो छावनी के बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ, वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों में गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो ना जाओगे? हमने तो जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। फिर चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर भी होती तो मैं ना जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं ना जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा कि क्यों साहब कहिए, क्या रंग है। दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब
ऐब होते हैं। बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सांप काटने की खबर पाकर वह दौड़ा ना गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदियाँ और नाले, किसी की उसने कभी परवाह ना की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ, निष्काम, लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं। यह ऐसा काम ही ना था। जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवनदान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया और अंत में लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय में बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ। वह आकर पैरों में पड़े तो भी ना जाऊँ। उठे तो तुम इसी इरादे से हो। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मेरे लिए कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा लिए और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की और हों, पर कान बाजे की ही ओर होते हैं। दिल में बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव जगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर भी जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर ना हुई। बाहर निकल आया। उसने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है। कहता कुछ है, जुबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन ना था। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ढेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं।
मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। फिर वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह कभी इतना तेज नहीं दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दे दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब। समझे कि कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुतकार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। अब 1 महीने तक तो शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी दम आ जाए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, मगर उन्हें बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। ज़रा कहारों से कहिए पानी तो भरें। भगत के कहने पर कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धाभाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों को उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली। अपने पास से तंबाकू निकालकर चिलम भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी थी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी बोली, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर ज़रा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है।
कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। सो गाइस, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ऐसे हिंदी की रीडिंग सीखना पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही हिंदी की रीडिंग, इंग्लिश की हिंदी बनाना और सेंटेंसेस वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।